अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम आईआर का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट किया हुआ है हमने, और काफ़ी कुछ उसका हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के पहले जो दो लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने इकोनॉमिक लिबरलिज्म देखा था, और उसके मेजर अजम्पशंस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। फिर हमने उसके बाद मर्केंटलिज्म के ऊपर आए, हमने वो देखी प्रॉपर। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्पीरियलिज्म का। ठीक है, जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म था उसके अंदर क्या था कि स्टेट जो है वो इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करती, जबकि जो मर्केंटलिज्म था उसके अंदर स्टेट इंटरवीन करती है। ठीक है, ये जो इम्पीरियलिज्म का कंसेप्ट है ये थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर ये होता है कि एक स्टेट जो कि बड़ी स्टेट होती है, जो कि बिग पावर होती है, जो कि मेजर पावर होती है, वो क्या करती है, वो किसी और स्टेट के ऊपर, किसी दूसरी स्टेट के ऊपर अपना जो इन्फ्लुएंस है वो कायम करती है। ठीक है, एक जो इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी ऑफ वन कंट्री ओवर द अथॉरिटी ऑफ एन अदर कंट्री। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टेट है ए और एक स्टेट है बी। ठीक है, ये वैसे भी मैंने बड़ी बना दिया और ये वैसे भी मैंने छोटी बना दिया। ये है एक स्टेट ही, इसके अंदर प्रॉपर एक पूरा सिस्टम है, गवर्नमेंट का निज़ाम है, सारा कुछ ये चल रही है। ठीक है, लेकिन ये कंट्री इसके ऊपर आता है और ये आके कहता है भाई आपने नेक्स्ट टाइम यूँ नहीं करना। आपने आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपने मुझसे पूछनी है, फिर आपने बनानी है। ये आके इसको कहता है आप जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ लेजिस्लेशन कर रहे हैं वो आपने मुझसे पूछ के करनी है। ठीक है, ये इसको आगे कहता है आपने रशिया यूक्रेन वॉर जो आपने कंडेम नहीं की यार उसे करो, ये कौन सा तरीका है। तो ये जब एक स्टेट दूसरे स्टेट की आके फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमी की पॉलिसीज को, पॉलिटिक्स को या सोसाइटी को जब वो बाहर से कंट्रोल करता है, तो इसको, इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं इंपीरियलिज्म। अब इसकी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, तो बिफोर द इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश क्या थे, वो इंपीरियल पावर थी एक। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा कॉलोनीज थी, एंड पाकिस्तान वाज अ कॉलोनी, पाकिस्तान एंड इंडिया मीन के द सब कॉन्टिनेंट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। सिमिलरली द यूएसए वाज द कॉलोनी ऑफ आल्सो ब्रिटिश, जो कि उन्होंने 1776 के अंदर वो रेवोल्यूशन के बाद वो अपनी एक आज़ादी हासिल की थी, और पाकिस्तान ने फिर वो 1947 के अंदर जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए। ठीक है, तो इसमें जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल होता है वो क्या होता है जी, सोशल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। ये तीनों कंट्रोल्स हैं, मतलब कि आप सोसाइटी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपकी एजुकेशन किस तरीके से होगी, हेल्थ किस तरीके से होगा, पुलिस कौन सा सिस्टम चलेगा, ये सोसाइटल हो गई। पॉलिटिकल कंट्रोल ये होते हैं कि आप अपने यहाँ पर जो लीडर्स होंगे वो आपके अपने होंगे, लाइक जिस तरीके से इंडो पाक के अंदर होता था, वाइस राय वगैरह होते थे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यूएसए की बात करें तो वहाँ पर इनके प्रिंस जाते थे, प्रिंस वहाँ पर उनकी जो कॉलोनीज होती थी वहाँ पर वो रूल कर रहे होते थे, और वो सारा कुछ जो ट्रेजरी होती थी, जितना भी खजाना होता था, वो इंपीरियल पावर या ब्रिटिश को वापस अंग्रेज को जाता था। सिमिलरली जो इकोनॉमिक कंट्रोल होता है वो ये होता है कि वही जिस तरीके से ऑलरेडी मैंने बात कर दी है कि वो सारा खजाना जितना भी होता था वो सारा उन्हीं के पास होता था। इंडिया, इधर के इंडो पाक के मसाला जात बहुत ज़्यादा मशहूर थे, तो वो एक ट्रेजरी ही थी ना पाकिस्तान की या इंडिया की, तो उसको वो लेके जाते थे। सिमिलर इज द वाज द केस विद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मतलब कि सारी दुनिया के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की मेजर पावर्स जो रही हैं, जिनमें यूएसए था, जर्मनी था, फ्रांस था, और उसके अलावा यूके था, ठीक है, रशिया था, इनकी ऑटोमन एम्पायर हो गई, उसके अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हो गई, इटली हो गई। ये सारी जो थी ये एट दैट टाइम इंपीरियल पावर्स थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला ओवरऑल दुनिया के निज़ाम के ऊपर, और वो जितनी भी पावर्स थी वो सारी ब्रेकअप हो गया उनका। इसके जो प्रोपोनेंट हैं जी वो जोहान गैल्टन हैं, जो इंपीरियलिज्म को डिफाइन करते हैं बेसिकली। उसके बाद ये मेजर एजम्पशंस क्या होती हैं इंपीरियलिज्म की, इसके अंदर ये ट्रेमेंडस इन इक्वलिटी विद इन अ नेशंस। लाइक अब अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एग्जांपल, हम क्योंकि मैंने एक ही एग्जांपल, दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक ब्रिटिश और इंडो सब कॉन्टिनेंट की, दूसरी ब्रिटिश और यूएसए की, तो हम इन्हीं दोनों को ही थ्रू आउट द लेक्चर्स लेके चलेंगे। तो ट्रीमेंडस इनइक्वालिटी विद इन अ नेशंस, जिस तरीके से अब ब्रिटिश के पास उस टाइम नेवी नेवी थी, उसके पास ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेल रोड्स थे, सारा कुछ था,
लेकिन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या था, मुगल जो दौर था उस दौरान उन्होंने अपने ये जो आर्किटेक्चर्स था इसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। ओवरऑल कुछ ऐसे मुगल लीडर्स थे भी सही जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इस खाना जंगी और जो उनकी इंटरनल वॉर्स थी, सेक्टेरियनिज्म थी, उसकी वजह से वो प्रॉपर उन चीज़ों के ऊपर फोकस ना कर पाए। तो जिसकी वजह से इनके दरमियान जो एक गैप था वो बढ़ता गया, और अल्टीमेटली जो ब्रिटिश यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए थे वो यहाँ पर काबिज होने लगे। फिर एट दैट टाइम जो ब्रिटिश और सब कॉन्टिनेंट इनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप था, मतलब कि उनका जो एक रिसोर्सेज के लिहाज से मैं बात करना चाह रहा हूँ, एंड द सेम वाज द केस विद यूएस एंड ब्रिटिश। उसके बाद ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस अबाउट चेंजिंग दैट इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर भी आप देखें 1857 के अंदर जब आए यहाँ पर अंग्रेज, उसके बाद 1857 की जंग हुई। पहले मुगल बहादुर शाह जफर के मतलब कि उन्होंने स्टार्ट की, फिर उसके बाद कुछ जो इंटरनल लीडर्स थे जिनमें झांसी की रानी और बहुत सी और थी उन्होंने स्टार्ट की। और उसके बाद से फिर ऑनवर्ड आप देखें 1867 के अंदर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हो जाता है। उसके अलावा इंटरनल क्लैशेस बहुत से होते रहे हैं थ्रू आउट द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। अगर आप देखें 1857 से ऑनवर्ड आप कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ें तो उसके अंदर आपको मल्टीपल इवेंट्स इस तरीके से होते हुए नजर आते हैं। वो सारा क्या था, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस थी अबाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी। सिमिलरली अगर देखें तो वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ सेंटर एंड पेरिफेरी नेशंस। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि कुछ नेशंस जो कि डेवलप्ड नेशंस आजकल हम जिनको कहते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं उनको आप सेंटर कह लें, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको आप, या पुअर नेशंस जो हैं जिनके अंदर अफ्रीकन नेशंस आ जाती हैं, डेवलपिंग नेशंस में पाकिस्तान आ जाता है, तो इनको कहा जाता है पेरिफेरी नेशंस। ठीक है, तो ये जो दुनिया कंसीडर की जाती है ना वो कंसीडर की जाती है सेंटर पेरिफेरी नेशंस के अंदर। मतलब कि एक साइड पे दुनिया की अमीर तरीन कौमें हैं और दूसरी साइड पे दुनिया की गरीब तरीन कौमें हैं। तो ये इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट ये है कि दुनिया जो है ना ये बनी हुई है इन दोनों चीज़ों के ऊपर। जिस तरह एक आम सोसाइटी के अंदर एक अमीर होता है और एक गरीब होता है, इसी तरह एक सूबे के अंदर कुछ लोग सोसाइटियों में रह रहे होते हैं और कुछ झोंपड़ियों में रह रहे होते हैं। सिमिलरली फिर पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर कुछ सूबे अमीर होते हैं, कुछ सूबे गरीब होते हैं। यानी पंजाब वर्सेस आप बाकी सारे ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास उस तरीके से रिसोर्स नहीं होते जिस तरीके से पंजाब के पास है। सिमिलर इज द केस विद द वर्ल्ड, मतलब कि कुछ रीजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ रीजन्स बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। लाइक अब जो वेस्ट है वो अपने वो एक अमीर तरीन और सेंटर कंसीडर किया जाता है ऑफ द वर्ल्ड, जबकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं लाइक अफ्रीका साउथ एशिया ये सारी पेरिफेरी नेशंस कंसीडर की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ईच नेशन हैज़ इट्स ओन सेंटर एंड पेरिफेरी, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। हर नेशन के अंदर, अब हमारी अगर पाकिस्तान की देख लें तो इसके अंदर 22 या 50 के करीब फैमिलीज होंगी ये जो कि सेंटर हैं ऑफ द पाकिस्तान, और बाकी जितनी भी अवाम है वो सारी पेरिफेरी है। इसी को इशरतुलाबाद इलीट क्लास कहते हैं, और इसी को मिफ्ताह जो इस्माइल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसको फ्यू पीपल या 1% रिपब्लिक कहते हैं। वो क्या है जी कि कुछ जो आपके सैयद हो गए, आपके ये जो शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, आपका खान हो गया, अब उसके बाद सैयद, उसके अलावा कोई खोड़ो हो गया, मतलब कि कुछ इस तरह के जो हैं, लगारी ग्रुप हो गया, ये सारी कुछ फैमिलीज हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रही हैं। इन्हीं के बच्चे बेटे वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन्हीं के रिलेटिव्स इनके जजेस बनते हैं, इन्हीं के सारा कुछ कुछ आर्मी के अंदर चले जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो ओवरऑल मुल्क के अंदर जो निज़ाम चला रहे हैं इन्हीं के ही होते हैं, जो मीडिया के अंदर होते हैं। तो ये कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो कि सेंटर हैं ऑफ द नेशन, और बाकी सारी गरीब अवाम है। तो इसी तरीके से हर जगह पे, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे, आप सोसाइटी लेवल पे देख लें, चाहे आप प्रोविंस लेवल पे देख लें, आप नेशनल लेवल पे देख लें, आप ग्लोबल लेवल पे देख लें, हर जगह पे आपको सेंटर एंड पेरिफेरी नजर आएंगे। उसके बाद ये इफ गैप बिटवीन सेंटर एंड पेरिफेरी इंक्रीजेज देयर विल बी डिसहार्मनी एंड कन्फ्लिक्ट। वो कहता है कि अगर सेंटर और जो पेरिफेरी है उनके दरमियान जो गैप है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, वो अगर बढ़ा जाए, तो फिर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट और डिसहार्मनी क्रिएट होती है। लेट्स सपोज
अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं तो रिच पुअर गैप की, कि जब अमीर के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चला जाए और गरीब के पास दो वक्त की रोटी ही ना मिले, तो क्या होगा? गरीब फिर क्या करेगा? वो कोशिश करेगा नोचने की, वो कोशिश करेगा स्नैच करने की, वो कोशिश करेगा हथियार उठाने की। वो हथियार उठाएगा और जाके उससे वो लेगा, जिस तरीके से आप बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं। वहां पर वो क्या करते हैं? उनको कुछ नहीं मिल रहा, जबकि पाकि पंजाब को मिल रहा है। अब गैस बलूचिस्तान से निकल रही है, पंजाब वालों को मिल रही है और बलूचिस्तान वालों को नहीं मिल रही, तो वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली उन्होंने ब्लास्ट ही करना है ना, अल्टीमेटली उन्होंने उठाने हैं, हथियार उठाने हैं और उन्होंने स्टेट के खिलाफ लड़ना है। दैट इज द केस जो कि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, कि जब सेंटर और पेरिफेरी के दरमियान जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है, तो फिर डिसहार्मनी और कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड सेम वाज द केस जब ब्रिटिश के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान या स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो इंक्रीज हुई थी, उसकी बेसिक रीजन यही थी, कोई यहाँ से वो रूल वहां से आते थे, वो यहाँ पर उनको रूल कर रहे होते थे, जबकि जो यहाँ वाले जो लीडर्स होते थे उनको कोई मौका ही नहीं मिलता था कुछ भी करने का। तो उनके दरमियान जो गैप था वो इंक्रीज होता गया, उन्होंने रेजिस्ट करना स्टार्ट किया। और ये जो रेजिस्टेंस थी वो फिर मुख्तलिफ जो मौके थे उनके ऊपर बड़ी भी सी, वो जो जालियां वाला बाग हो गया, उसके अलावा और भी बहुत से इस तरह के इंसिडेंट्स थे, तहरीक खिलाफत, उसके अलावा नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद जो इश्यूज हुए, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो बेसिकली रेजिस्टेंस थी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। ऑल्दो इट वाज नॉट वायलेंट, इट वाज नॉन वायलेंट, लेकिन वो रेजिस्टेंस थी। एंड द सेम वाज द केस विद द यूएसए एंड ब्रिटिश, कि जब यूएस के ऊपर ब्रिटिश ने मल्टीपल किस्म के जो बैन्स थे वो लगाना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने शुगर एक्ट लगाया, उन्होंने मोलेसेस एक्ट लगा दिया, उसके अलावा स्टैंप एक्ट लगाया, और मल्टीपल इस तरह के एक्ट्स थे जिनकी वजह से यूएस की जो आम आवाम थी वो बहुत ज़्यादा पिस रही थी। और उन्होंने कहा कि हमें एटलीस्ट अपने जो मनी है वो प्रिंट करने की इजाज़त दी जाए, हमें कोई ट्रेड करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकें और हम आपको भी दें और ख़ुद भी लें। लेकिन इसके ऊपर ब्रिटिश ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उनके इस प्रपोजल को, और अल्टीमेटली वहां से रेजिस्टेंस हुआ और रेवोल्यूशन जनरेट हुआ। तो क्या होता है जी, कि जब सेंटर और पेरिफेरी के दरमियान गैप जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है? कन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है। उसके बाद जी, अगर गैप बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरी डिक्रीजेस, देयर विल बी हार्मनी एंड पीस। अब आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा साउथ कोरिया की, कि साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, अगर आप इनको देखें तो इन नेशंस ने क्या किया? अपने आप को डेवलप किया। जब वो ग्रो किया तो उनका एक जो सेंटर था, ये पहले जो ये नेशंस थी, ये एशियन टाइगर्स जो कि अब कंसीडर किए जाते हैं, ये दे वर बिलो द, इनकी जो इकोनॉमी थी या वो सारा कुछ था, ये पाकिस्तान से कम थी। 1960s में पाकिस्तान was considered as a trendsetter in economy या ओवरऑल फॉर द वर्ल्ड, फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो आफ्टर दैट मतलब कि कुछ उनको लीडर अच्छे मिल गया, मलेशिया को ली क्वान यू मिल गया, उसके अलावा वियतनाम में भी इस तरह के लीडर कोई एक दो आ गया, डेंग शाओपिंग चाइना में आ गया। ठीक है, मलेशिया के अंदर आ गए, मतलब कि ये कुछ इस तरीके के लीडर्स थे जिन्होंने उनकी इकोनॉमीज को बूम कर दिया। अब क्या हुआ? पहले यहाँ पर थी अगर फॉर एग्जांपल डेवलप्ड नेशंस, और यहाँ पर थी जो डेवलपिंग नेशंस थी। अब ये जो जिनको दो तीन का मैंने नाम लिया, जिनमें साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया या वियतनाम हो गया, इनका जो गैप था वो इंक्रीज, वो बढ़ता बढ़ता वो कम हो गया। जितना अब इनके दरमियान गैप जो है वो कम हुआ, उससे क्या हुआ कि इनके आपस के दरमियान जो इनके रिलेशंस थे वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गए। अब आप देखें, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और ये जितने भी साउथ कोरिया, ये सारी नेशंस हैं, इनका सेंटर जो कि वेस्ट है, उनके साथ इनके रिलेशंस बड़े पीसफुल हैं। ठीक है, वहां पर आपको जो डिसहार्मनी और कन्फ्लिक्ट बहुत कम नजर आता होगा। तो दैट इज द रीजन कि जब आपका रिच पुअर गैप कम होता है तो उससे आपकी हार्मनी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमने जो देखा मेजर अजम्पशंस क्या थी इंपीरियलिज्म की, कि ट्रीमेंडस इनइक्वालिटी इन द नेशन। उसके बाद जी कांस्टेंट रेजिस्टेंस होती है, वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ सेंटर एंड पेरिफेरी नेशंस। सेंटर और पेरिफेरी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। उसके बाद जी हर नेशन का अपना एक सेंटर एंड पेरिफेरी होता है। उसके बाद अगर गैप इंक्रीज होता है तो डिसहार्मनी और कन्फ्लिक्ट होता है, और गैप कम हो जाए तो हार्मनी और पीस इंक्रीज हो जाता है। तो आज यहीं तक करते हैं, इंशाल्लाह ताला हम फर्दर जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अपनी जो इसका क्राइटेरिया हम उसको देखेंगे, इंपीरियलिस्ट मैकेनिज्म देखेंगे, और फर्दर हम इस लेक्चर को अपने कंटिन्यू करेंगे। फॉर द टाइम बिंग जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।